हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के क्लास 10 के पहले पोएम के बारे में, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है। इन्हें नेचर पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने पोएम्स में नेचर और इसके एलिमेंट्स जैसे कि पहाड़, नदियां, जंगल, ये इन सब चीजों का ये बहुत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस पोएम का भी नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मतलब बर्फ, तो वो भी एक नेचर का ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, दिस इज ऑल्सो अ नेचर पोएम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इससे इसमें जो दिए गए हार्ड वर्ड्स हैं, जो कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके वर्ड मीनिंग्स, और इस पोएम का थीम क्या है, और उसके बाद हम अंत में देखेंगे कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आइए इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के पहले हम हिंदी में इसका एक समरी जो है शॉर्ट में उसे समझ लेते हैं। ये जो पोएम है, इसमें हमें इंपॉर्टेंस बताया गया है कि जो लाइफ में छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिसे हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, वो भी हमारे लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। जैसा कि इस पोएम में कहा गया है, दिखाया गया है कि पोएट जो है वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वो मेंटली वो डिप्रेस्ड है, सैड है, और वो चले जा रहे हैं। और विंटर का सीजन है। विंटर सीजन में जो पेड़ है वो सारे स्नो से, बर्फ से ढके हुए हैं, बिल्कुल व्हाइट कवर्ड है। और वहीं एक पेड़ के नीचे वो आके खड़े हो जाते हैं। पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है वो पोएम में हम देखेंगे कौन सा पेड़ होता है। और उस पेड़ के ऊपर एक क्रो आके बैठा रहता है। क्रो के कुछ मूवमेंट करने से वो जो डस्ट ऑफ स्नो है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो इतना सॉफ्ट होता है, इतना स्मूथ पार्टिकल्स होता है, पाउडर पार्टिकल्स होता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को हम डस्ट कहते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाता है, और पोएट के ऊपर गिरने से पोएट का एक तरह से कहा जाए तो मूड में चेंज आ जाता है। वो जो निगेटिव थे, वो डिप्रेस थे, सैड थे, वो उनके अंदर एक बदलाव आ जाता है। और वो ये डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद वो जो फीलिंग उनके अंदर आती है, वो सोचते हैं कि मैं जो दिन बिता रहा हूँ, जो मैं सैडली अपने टाइम को, जो आज मैंने अपने दिन को वेस्ट किया है, क्यों ना मैं इसे एक अच्छे ढंग से, एक पॉजिटिव वे में इसे लूं। तो पोएम में तो यही है। अब इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लाइंस में क्या क्या मीनिंग्स निकल कर आती है। चलिए आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट लाइन है, पोएम जो है वो दो स्टैंजा में है, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow। द वे अ क्रो, जो कौवा है, जो क्रो है, वो जिस तरीके से शुक डाउन ऑन मी। शुक डाउन का मतलब क्या है? देखिए, शुक क्या है? ये तो पास्ट ऑफ शेक है। शेक जो वर्ड है उसका ये पास्ट फॉर्म है, शेक, शुक। तो शेक का मतलब होता है हिला देना। तो कौवे ने हिला दिया क्या? वो पेड़ को हिलाया। तो उससे क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो जो है वो गिर जाता है। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री इट इज अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। ये एक क्रिसमस ट्री के जैसा दिखने वाला एक पेड़ है, जो कि एक पॉइजनस ट्री है और जिसमें व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये कहा जा रहा है कि एक क्रो ने आके जो हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी, जो स्नो जमी हुई थी, उसे हिलाकर उसे नीचे गिरा देता है। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उसके बाद उनके दिल में, एक दिल में क्या होता है? चेंज ऑफ मूड। जो उनका मूड जो डिप्रेस था, जो सैड थे, उसमें एक तरह का चेंज आने लगता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। एंड सेव्ड सम पार्ट, और मैं जो सम पार्ट का मतलब जो दिन का बाकी का पार्ट बचा है, बाकी का हिस्सा बचा है, उसे वो बचा लेते हैं। मतलब उसे वो सोचते हैं कि मैं पॉजिटिव वे में यूज करूं। ऑफ अ डे आई हैड रूट, वो दिन जिसका आधा समय तो मैंने रूट कर दिया। रूट का मतलब होता है टू फील सॉरो और रिग्रेट, मतलब दुख में और पछतावे में जिसने इस फीलिंग के साथ पोएट ने बाकी का दिन गुजारा था। तो वो सोचते हैं कि अब मैं जो अब बाकी का जो दिन है उसे मैं एक पॉजिटिव वे में स्टार्ट करूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जानने वाली बात यह है
यहाँ पर दो एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, नेचर के एलिमेंट्स का। पहला है क्रो। क्रो क्या है? क्रो को हम एक अशुभ मानते हैं, इसे हम इल ओमेन कहते हैं। इल ओमेन मतलब अशुभ। और उसी तरह हेमलॉक जो है, हेमलॉक ट्री, वो भी क्या है? एक पॉइजनस ट्री है। तो ये सब नेचर के कुछ एलिमेंट्स है जिसे हम हमें मानव ने इसे क्या निगेटिव थिंग्स मान के रखा है। तो लेकिन यहाँ पर निगेटिव थिंग्स के द्वारा किए गए काम से पोएट के चेंज ऑफ मूड हो जाता है। और चेंज ऑफ मूड कैसा होता है? बिल्कुल पॉजिटिव होता है। तो इस छोटे से मैसेज से वो ये बताना चाहते हैं कि हमें इन अवधारणाओं को नहीं मानना चाहिए कि कोई चीज नेगेटिव है, कोई चीज पॉजिटिव है, कोई अशुभ है, कोई शुभ है। कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज हमारे लाइफ में एक अच्छाई ला सकती है, एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है, जैसा कि पोएट के साथ यहाँ पर होता है। ये देखते हैं इस पोएम का थीम क्या है। थीम का मतलब क्या होता है कि मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बात को बतलाने के लिए, शो करने के लिए पोएट ने ये पोएम को लिखा है, उसे हम थीम कहते हैं। ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीम क्या है? फर्स्ट थीम है रिलेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। जैसा कि पोएट पोएट और पोएट क्या है? एक ह्यूमन है। और नेचर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, स्नो है, क्रो है, हेमलॉक ट्री है। ये सब के बीच में एक रिलेशन है, क्योंकि इनका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो एक ह्यूमन पे पड़ रहा है। ह्यूमन जो कि पोएट है, जो निगेटिव सोच रहे थे वो अब पॉजिटिव सोचने लगते हैं, उनमें एक अच्छाई, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो एक रिलेशन है यहाँ पर, बिल्कुल दिखाया गया है। सेकंड है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर जो होता है ये बहुत शक्तिशाली है, ये प्रकृति है, ये हर कुछ को ठीक कर सकती है। इसमें हीलिंग पावर है। हीलिंग पावर मतलब किसी चीज को, बुरी चीज को बेहतर कर देना। जिस तरह पोएट का मूड था वो बिल्कुल सैड और डिप्रेस था, उस मूड को नेचर ने क्या किया? हील कर दिया। हील कर दिया मतलब ठीक कर दिया। तो ये दो थीम्स हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें राइमिंग स्कीम का कैसे इस्तेमाल किया गया है और कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है। राइम स्कीम होता क्या है? राइम स्कीम जो होता है वो पोएम के हर लाइन के लास्ट वर्ड को देख के हम पता लगा सकते हैं। राइम का मतलब होता है कि एक उसमें सॉन्ग वाली फीलिंग लाना। जैसे कि हम कोई सेंटेंस को रेगुलर बोल रहे हैं, उसमें वो फील नहीं आ रही है सॉन्ग वाली, एक धुन नहीं आ रही। लेकिन पोएम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक धुन आता है, एक म्यूजिकल एक क्वालिटी आती है, उसे हम राइम कहते हैं। जैसे कि हर लास्ट लाइन के हर लाइन के लास्ट वर्ड को हम देखते हैं। जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, क्रो और मी ये दोनों मैच नहीं किए। लेकिन यहां पर डस्ट ऑफ स्नो, देखिए क्रो और स्नो मैच कर रहे हैं। ओ ओ साउंड इज मैचिंग, तो यहां पर ओ साउंड मैच कर रहा है। यहां भी है, यहां भी है। साउंड को सुनना है हमें, स्पेलिंग नहीं देखनी है, साउंड को सुनना है। ये देखिए सेकंड और फोर्थ लाइन, मी ट्री, कौन सी साउंड आ रही है? ई साउंड आ रही है। तो ये साउंड भी मैच कर रहे हैं। तो जो साउंड मैच कर रहा है उसके लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए, ये भी हो जाएगा ए, और ये मैच कर रही है, ये हो जाएगा बी, और ये भी हो जाएगा बी। तो हम बोल सकते हैं पहले स्टैंजा में राइम स्कीम जो इस्तेमाल किया गया वो है ए बी ए बी। पहला लाइन और तीसरा लाइन मैच कर रहा है ए ए, दूसरा लाइन और चौथा लाइन मैच कर रहा है बी और बी। फिर से अब फिर से साउंड चेंज हो जा रहा है। देखिए हार्ट, पार्ट, हार्ट और पार्ट ये मैच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सी और सी। मूड, रूड, तो ये भी मैच कर रहे हैं, ये हो जाएगा डी और डी। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं। तो पूरा राइम स्कीम दोनों स्टैंजा का मिला के हम बोल सकते हैं द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी डी। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो कौन कौन से डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया? यहाँ पर मेनली 4 डिवाइसेस का यूज किया गया है। पहला जो है वो है इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है? ये आप पोएम को जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं नजर आएगा। पंक्चुएशन मार्क्स नहीं नजर आएगा मतलब एंड में देखिए, लाइन के एंड में कहीं पर भी कोई कॉमा या कोई फुल स्टॉप नहीं दिया गया। क्रो, मी, कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं दिया गया। मतलब ये पोएम पूरा एक ही फ्लो में चल रहा है, लग रहा है कि एक ही बात को बोला जा रहा है। तो अगर कोई पोएम में लाइन को ब्रेक करने के लिए कॉमा फुल स्टॉप नहीं यूज कर रहे हैं, कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज कर रहे हैं, और एक ही फ्लो में चलता आ रहा है, सिर्फ एंड में एक फुल स्टॉप है, बीच में कहीं कुछ नहीं है, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं इंजैममेंट। ठीक है,
सेकंड है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड की रिपीटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वॉवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉवेल। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, शुक डाउन ऑन मी, तो शुक में ओ, डाउन में ओ, ऑन में ओ, ये सारे वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड मैच कर रहे हैं, एक ही वॉवेल साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं एसोनेंस। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट करना, लेकिन वो सिर्फ बिगिनिंग वाले वर्ड्स हो। अब देखिए, एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। होता क्या है कि एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस दोनों का मतलब है कि कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करना। तो फर्क क्या है? फर्क ये है, देखिए बताते हैं। एलिट्रेशन जो है उसमें पहला लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि सेव्ड सम, ये भी कॉन्सोनेंट है, एस भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, सेव्ड सम। लेकिन जो एस सेव्ड है, ये सम है, ये दोनों वर्ड का पहला लेटर है। ठीक है, लाइन में हम कह सकते हैं एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। फिर देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, हैज हार्ट, एच एच साउंड है, एच दोनों कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच भी पहला लेटर है, यहाँ भी एच भी पहला लेटर है, तो बिगिनिंग साउंड होना चाहिए, पहला लेटर का होना चाहिए, तब वो एलिट्रेशन में होता है। कॉन्सोनेंस में ऐसा नहीं है। कॉन्सोनेंस में रैंडमली कोई भी कॉन्सोनेंट को हम उठा लेते हैं, जैसे कि लास्ट लाइन को देखिए, दे हैड रोड, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ पर डी एंड में है, यहाँ पर डी स्टार्ट में है, तो ये अलग है, यहाँ पर कहीं स्टार्ट है कहीं एंड है, तो ये कॉन्सोनेंस में ऐसा होता है। तो दोनों का यूज किया गया है, एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। पहला लेटर का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ये कॉन्सोनेंट हो गया। और जो लास्ट लाइन है, ये एलिट्रेशन हो गया, सॉरी ये एलिट्रेशन हो गया। और जो लास्ट लाइन है, ये इसमें कॉन्सोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये चारों लिटरेरी डिवाइसेस का यहाँ पर यूज किया गया है। फ्रेंड्स, लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी, जिसमें सारे लिटरेरी डिवाइसेस को एक्सप्लेन किया जाएगा, ये कैसे है, कैसे बनती है। आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुका होगा, वर्ड मीनिंग के बारे में भी अब आप जान चुके हैं, और कौन कौन से थीम्स का इस्तेमाल किया गया है, लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से यूज किए गए हैं, राइम स्कीम क्या है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर्स पे वीडियो देखने हैं, या और कोई सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।